गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सिखों की बात की थी और सिखों के महाराजा या सिखों के राजा रणजीत सिंह की बात हम लोगों ने किया था। तो रणजीत सिंह से लेकर के दिलीप सिंह तक की जो कहानी थी वो कहानी आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि सिखों का जो इतिहास था वो हमारा पूरा हो जाए। और फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे का जो संदर्भ है, आगे के जो घटनाक्रम है उसकी बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोग गवर्नर जनरल का जो एक सेगमेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे और गवर्नर जनरल के बाद फिर हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को पढ़ेंगे और फिर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे। तो ऐसे क्रमशः जैसे चैप्टर हमारे कवर होते हैं उसी तरह से हम लोग उसको देखेंगे। तो आज सिखों से संबंधित जो पॉइंट है उसको पूरा कर लेते हैं, तब कल से हम लोग गवर्नर जनरल का जो इतिहास है उसकी शुरुआत करेंगे और क्लायू से लेकर के लॉर्ड डफरिन तक का कंटिन्यू गवर्नर जनरल का जो इतिहास होगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत। तो चलें, सिख राजा रणजीत सिंह की बात हम लोग कर रहे थे कि सिखों के जो राजा रणजीत सिंह थे तो उनकी भूमिका क्या थी, उनका संदर्भ क्या था। रणजीत सिंह सिखों के राजा रणजीत सिंह, और इनके बारे में काफी कुछ बातें हम लोगों ने क्लियर कर लिया था कि रणजीत सिंह के समय में जमान शाह का जो अफगानिस्तान का शासक था, जमान शाह, उसका आक्रमण हुआ था और जमान शाह ने 96 में भी आक्रमण किया और 97 में भी आक्रमण किया। रणजीत सिंह ने पंजाब में उसका सामना किया और जब जमान शाह वापस जा रहा था, तो उसकी 12 तोपें चिनाव नदी में गिर गई, जिसको निकालने की जगह वो वापस चला गया क्योंकि वो जल्दी देखोगे कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था, अफगानिस्तान के शासक जमान शाह के द्वारा दिया गया था। वो पॉइंट भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि उसके बाद हमने देखा कि 1899 में रणजीत सिंह ने लाहौर को जीत लिया और 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अमृतसर भी भंगी मिसल से छीन लिया और इस तरह से लाहौर और अमृतसर दोनों सिखों की राजधानी हो गई। लाहौर सिखों की राजनीतिक राजधानी हो गई और अमृतसर सिखों की धार्मिक राजधानी हो गई। क्लियर ना? तो अब यहाँ पर देखना कि सिखों की धार्मिक राजधानी अमृतसर हो गई, जबकि सिखों की जो राजनीतिक राजधानी थी वो लाहौर हो गई। यहां तक की बात हमने क्लियर कर दिया था, यहां तक की बात हम लोगों ने कल की क्लास में पूरा कर लिया था। अब उसके बाद अब रणजीत सिंह से संबंधित जो एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट है ना, जो एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट है वो क्या है, वो पॉइंट है अमृतसर की संधि। अब इसके बाद की जो घटना है वो घटना है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि, और अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। किसके मध्य हुई थी? रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य, है ना, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य ये संधि हुई थी और इस संधि पर अंग्रेजों के तरफ से हस्ताक्षर चार्ल्स मेटकाफ ने किया था।
देखना, चार्ल्स मेटकाफ ने किया था। एक तरफ तो रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किया था, एक तरफ तो रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किया था, और दूसरी तरफ से ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है ना, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, हाँ, है ना, डेट को आपको ना बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि डेट का पॉइंट ही ऐसा होता है ना कि उसको बार बार देखना पड़ता है, तभी वो याद होता है स्वयं। तो अब यहाँ पर देखना कि डेट जो है उसको एक तो ना आपको क्या करना होगा ना, घटनाओं से उसको को रिलेट करना होगा, है ना, डेट को आपको घटनाओं से को रिलेट करना होगा। और जब डेट को को रिलेट करके जब उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो वो लंबे समय तक आपके पास रहेगा, क्योंकि डेट तो भूलता है, सबको भूलता है ना। तो इसको ये मान के चलना कि डेट वाली जो प्रॉब्लम है वो कॉमन है, वो किसी एक की बात नहीं है, डेट हर किसी को भूलता है। जब उसको रिवीजन करते हैं तो फिर वो याद आ जाता है, इसी तरह की कंडीशन बनती है यहाँ पर, हाँ, इसी तरह बनती है। तो अब यहाँ पर देखना कि अब यहाँ जो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य जो संधि हुई थी, उस संधि पर हस्ताक्षर इनके तरफ से रणजीत सिंह के तरफ से रणजीत सिंह ने किया था, अंग्रेजों के तरफ से इस पर मेटकाफ ने किया था। जबकि इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल मिंटो प्रथम था, मिंटो प्रथम था, क्योंकि मिंटो नाम के दो गवर्नर जनरल हुए थे, इसीलिए एक को लॉर्ड मिंटो प्रथम कहते हैं और एक को लॉर्ड मिंटो द्वितीय कहते हैं, लॉर्ड मिंटो प्रथम और लॉर्ड मिल्टन द्वितीय। हाँ, फर्रुखसियर, इसी फर्रुखसियर का इलाज जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर था ना, इसी का इलाज विलियम हैमिल्टन ने किया था। और इसी फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में, इसी फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को जो अधिकार दिया था, उसको अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिश कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया। जो हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे पढ़ा था, वो यही फर्रुखसियर था जो मुगल बादशाह था। और घटना कब की है, 1717 ईस्वी तक, है ना। तो इसलिए आप देखना कि यहाँ पर मिंटो प्रथम, है ना, मिंटो प्रथम यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था, और इसके ठीक 100 साल के बाद आपको मिंटो द्वितीय भी मिलेगा, है ना, मिंटो द्वितीय मिलेगा, जिसके समय में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, या 1909 में इंडिया काउंसिल एक्ट पारित हुआ था। तो मिंटो नाम के दो गवर्नर जनरल थे, इसीलिए एक को मिंटो प्रथम कहते हैं और एक को मिंटो द्वितीय कहते हैं। और जिस मिंटो के समय में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था वो मिंटो द्वितीय था, है ना, वो मिंटो द्वितीय था, ठीक है ना, वो मिंटो द्वितीय था। और मिंटो प्रथम जो था वो इस समय था। नहीं तो पूछ लेना ना, बिल्कुल, है ना, कोई भी डाउट, किसी को भी डाउट है तो पूछो। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि आपका डाउट पूछने से पहले ही क्लियर हो जाए, है ना, आप सभी के डाउट पूछने से पहले क्लियर हो जाए। मैं इसी तरह से कोशिश करता हूं आपको बताने का कि आपके डाउट रहे ही ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था। गूगल पे नहीं सर्च करना, गूगल पे सर्च करोगे तो 1630 मिल जाएगा, 1630 नहीं है। सभी एथेंटिक बुक में शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी ही दिया हुआ है ना, 1627 ईस्वी ही दिया हुआ है। सभी पुस्तकों में शिवाजी का जन्म 1627 दिया है। गूगल पे सर्च करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा 1630। तो गूगल के सन पे मत जाना, गूगल का में जो सन देता है वो बहुत ज़्यादा गलत देता है। तो आपको जो लिखाया गया है, जो बताया गया है, उसी को आप ध्यान रखना है, उसी को आपको ध्यान रखना है। तो देखना यहाँ पर अमृतसर की संधि की मैंने बात किया, ये संधि बहुत महत्वपूर्ण है, ये संधि बहुत महत्वपूर्ण है। इस संधि से बार बार प्रश्न आता है, और ये संधि अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में हुई थी।
25 अप्रैल 1809 को हुई थी। इस संधि पर सिखों के तरफ से रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किया था। हाँ बिल्कुल, 1809 में मिंटो प्रथम और 1909 में मिंटो दी थी, ठीक है ना। चलो तो अब यहाँ पर आप देखना कि यहाँ पर दोनों बात की थी। अंग्रेजों के तरफ से इस पे हस्ताक्षर मिंटो प्रथम ने नहीं किया था, बल्कि चार्ल्स मेटकाफ ने किया था, है ना। इस पर किसने हस्ताक्षर किया था? चार्ल्स मेटकाफ ने किया था। और इसके बाद यहाँ से जो इस संधि की शर्तें थी वो जरा लिख ले, मैं बोल के लिखा देता हूं इस संधि की शर्तें क्या थी। उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूं और आगे देखता हूं कि रणजीत सिंह से संबंधित और कौन सा पॉइंट है जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, उसको भी देख लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी की बात करेंगे। और बेसिकली आज हम लोगों को 2 आंग्ल सिख युद्ध पढ़ना है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है ना। तो अभी पूरा कर लो इसको, तो मैं आपको बताऊंगा उसके क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनेंगे। मैंने कल भी कहा था कि अभी आप सिखों को पूरा पढ़ लो तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, बल्कि लिखा भी दूंगा कुछ प्रश्नों को कि देखो इस टॉपिक से ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, इस टॉपिक से ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो यहां पर ये इतनी बात हो गई लिखना। अब इसके बाद लिखना अमृतसर की संधि की शर्तें निम्न थी। अब लिखना जरा, अमृतसर की संधि की शर्तें निम्न थी। पहला सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया। सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया। और सतलज के पूर्व का क्षेत्र और सतलज के पूर्व का क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। और सतलज के पूर्व का क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। सतलज के पूर्व का क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। सतलज के पूर्व का राज्य अब अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। और दूसरा लिखना लुधियाना में एक ब्रिटिश सेना रख दी गई। लुधियाना में एक ब्रिटिश सेना रख दी गई जिसे रणजीत सिंह आगे न बढ़ सके। लुधियाना में एक ब्रिटिश सेना रख दी गई जिससे रणजीत सिंह उसके आगे न बढ़ सके। तो देखो ये पॉइंट यहां पर बन गया। इसके बाद अभी बस इतनी बातें थी, 3 पॉइंट थे, तीनों पॉइंट मैंने आपको लिखा दिया कि सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया। सतलज नदी के पूर्व का जो राज्य था या पूर्व का जो भाग था वो अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। और लुधियाना में एक ब्रिटिश सेना रख दी गई ताकि रणजीत सिंह इधर की तरफ आगे न बढ़ सके। यानी कि आप कह सकते हो, निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हो कि अमृतसर की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के विजय रथ को रोक दिया। क्यों? क्योंकि अब वो उसके आगे नहीं बढ़ सकते थे। और यदि रणजीत सिंह उसके आगे बढ़ेंगे तो अमृतसर की संधि का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए उन्हें अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए लुधियाना में एक सेना रख दी गई। तो इस तरह से संधि की शर्तें भी मैंने आपको बता दिया कि संधि की शर्तें क्या थी, है ना। हाँ, तो वो ना एक ही में ना दोनों पॉइंट मैंने लिखा दिया था। पहला पॉइंट कि सतलज नदी को दोनों राज्य की सीमा मान लिया गया, और उसी में मैंने लिखा दिया कि सतलज के पूर्व का जो क्षेत्र था या राज्य था वो अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। तो दोनों पॉइंट को पहले पॉइंट में ऐड कर दिया था ताकि आपको थोड़ा आसान भी रहेगा, कम भी पॉइंट आपके पास रहेगा। तो हाँ, 3 पॉइंट में 2 पॉइंट को मैंने पहले पॉइंट में ही जोड़ दिया है ना। आप देखिए उसमें लिखा होगा आपने, फिर मैं बोल देता हूं
कि अमृत सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया, 1 पॉइंट, और सतलज के पूर्व का क्षेत्र या पूर्व का राज्य अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। ये दोनों को मैंने एक ही में लिखा दिया है, ये दोनों को एक ही में लिखा दिया है, तो इसलिए 2 पॉइंट हो गया। यदि उनको अलग अलग कर देते तो 3 पॉइंट हो जाता, उसका मतलब नहीं है। चलो अब इसके बाद देखना, रणजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834, कहीं कहीं 23 भी देता है, 2 डेट मिलता है, 1823 ईस्वी और 1834 ईस्वी पेशावर। रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। तो ये 3 क्षेत्र उनके द्वारा जीते गए थे, है ना, 3 क्षेत्र उनके द्वारा जीते गए थे। 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर। कुछ पुस्तकों में 1823 लिखा होगा पेशावर का, लेकिन ये ज़्यादा जो एथेंटिक है वो क्या है, जो ज़्यादा एथेंटिक है वो 34 है। 1834 ईस्वी में पेशावर पर अधिकार कर लिया था रणजीत सिंह ने, है ना, रणजीत सिंह ने। और ये संधि रणजीत सिंह पर दबाव बनाने के लिए किया गया था, क्योंकि उसी समय यदि संधि का कारण जानना चाहेंगे तो फ्रांस और रूस उसी समय एक संधि में बंध गए थे, और रूस और फ्रांस के बीच में संधि होने से फ्रांस के द्वारा भारत पर आक्रमण की संभावना बन रही थी। और इसीलिए जो अंग्रेज थे वो चाह रहे थे कि भारत के जो शासक हैं, खासतौर से पंजाब और लाहौर के क्षेत्र के जो शासक हैं, उनसे इस प्रकार का संधि समझौता कर लिया जाए कि वो दुश्मन के पाले में न आने पाए। इसी वजह से ये संधि की गई थी। तो संधि के कारण भी मैंने बता दिया ना कि यूरोप में फ्रांस और रूस एक संधि में बंध गए थे, यानी उन्होंने संधि कर ली थी, और अंग्रेजों को लग रहा था कि फ्रांस भारत पर आक्रमण कर सकता है, और इसके वजह से वो जो पंजाब और लाहौर के क्षेत्रों के जो राजा थे उनसे संधि करके अंग्रेज उन्हें अपने पक्ष में करना चाहते थे, ताकि रूस और फ्रांस को उन राजाओं के साथ संधि समझौता करने का मौका न मिल सके। इसके वजह से ये संधि की गई थी। इसके लिए बाकायदा रणजीत सिंह को धमकाया भी गया था, बल्कि लॉर्ड मिंटो ने क्या किया था, आक्टर लोनी के नेतृत्व में एक सेना भेज दी थी, और इसीलिए भयभीत होकर रणजीत सिंह अंग्रेजों की सेना का सामना करने की जगह उन्होंने संधि करना उचित समझा, और इसलिए अमृतसर की संधि हुई थी। आक्टर लोनी के नेतृत्व में अंग्रेजों ने एक सेना भेज दिया रणजीत सिंह को मजबूर करने के लिए कि रणजीत सिंह ये संधि करने के लिए बाध्य हो सके। इसलिए कारण भी आपको मैंने क्लियर कर दिया कि कारण क्या था। हाँ, तो ये 1834 का जो डेट है वही ज़्यादा एथेंटिक है पेशावर के लिए। कुछ जगहों पे 1823 भी लिखा है, लेकिन मैं वही पॉइंट आपको लिखाता हूँ जो एथेंटिक है, जो एथेंटिक पुस्तकें हैं उसमें जो लिखा हुआ है उसी आंकड़े को मैं आपको देता हूं, क्योंकि आपके नोट्स में जो बातें लिखी गई है वो वेद वाक्य है, और वो नोट्स पे हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। इसलिए नोट्स में जो भी एंट्री हो रही है वो एकदम सटीक होनी चाहिए, ताकि उसको लेकर के कोई डाउट ना होने पाए, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर 18, 19 और 34 का जो मामला था भी देख लिया। अब इसके बाद एक घटनाक्रम रणजीत सिंह के समय में होगा 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि हुई। देखना, त्रिपक्षीय संधि हुई 1838 ईस्वी में, त्रिपक्षीय संधि हुई। अब त्रिपक्षी का मतलब आपको पता है कि इसमें 3 पक्ष होंगे, तो इसमें जो 3 पक्ष थे वो 3 पक्ष कौन थे देख लें।
अफगानिस्तान का भगोड़ा शासक अफगानिस्तान का भगोड़ा शासक शाह शुजा। देखिए, अफगानिस्तान का भगोड़ा शासक शाह शुजा सिखों के महाराजा रणजीत सिंह, सिखों के महाराजा रणजीत सिंह, देखना सिखों के महाराजा रणजीत सिंह। और तीसरा है ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश गवर्नर जनरल। और जिस समय यह संधि हुई थी ना, उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड था। ऑकलैंड, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड, इन्हीं के मध्य ये संधि हुई थी। कब हुई थी? 1838 ईस्वी में हुई थी। इसीलिए इस संधि को त्रिपक्षी संधि कहा जाता है। इसीलिए इस संधि को क्या कहा जाता है? त्रिपक्षी संधि कहा जाता है। यानी तीन शक्तियों के बीच में यह संधि हुई थी। तो ये आपने तीनों का नाम लिख लिया, किस सन में हुई थी ये भी आपने लिख लिया। अब जरा इसकी कहानी समझ लें। अब जरा इसकी कहानी समझ लें कि ये त्रिपक्षी संधि क्यों हुई थी और इस त्रिपक्षी संधि में मुख्य पहल किसके तरफ से की गई थी। तो अफगानिस्तान का जो भगोड़ा शासक था शाह शुजा, उसके द्वारा किया गया था। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे शब्द लिखा है अफगानिस्तान का भगोड़ा शासक, यानी कि अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद ने शाह शुजा को खदेड़कर खुद या स्वयं शासक बन गया था। देखना यही सब बातें ना, है ना, ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है सब, चाहे मराठा हो, चाहे सिख हो, चाहे मैसूर हो। लेकिन हम लोग इतना तोड़ते हैं ना इस किसी भी घटनाक्रम को, और इसीलिए आप देखोगे मैं लगातार बोर्ड पे लिखता रहता हूँ, क्योंकि लिखने से ना आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है। और जहाँ पे बड़ा टॉपिक आता है वहाँ पे मैं बोल के लिखा देता हूँ, लेकिन ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं लिखूंगा और उसको आप पढ़ोगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि भाई क्या हुआ था। तो अब जरा देखना, ये शब्द मैंने लिख दिया ना, अब पूरी कहानी को समझ लो, और पूरी कहानी को समझ लेता हूं, मैं बोल के लिखा देता हूं। तो त्रिपक्षीय संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। तो यहां पर आप देखो कि अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद ने शाह शुजा को खदेड़ कर स्वयं अफगानिस्तान का शासक बन गया। इसीलिए यहां पर मैंने शब्द क्या लिखा? अफगानिस्तान का भगोड़ा शासक मैंने लिखा। अफगानिस्तान का भगोड़ा शासक क्यों लिखा? क्योंकि पहले है ना, पहले अफगानिस्तान का शासक शाह शुजा ही था, लेकिन दोस्त मोहम्मद ने उसे पराजित करके अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया और स्वयं को शासक घोषित कर लिया। शाह शुजा ने अपने बेसिस पे कोशिश किया कि अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त कर ले, है ना, अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त कर ले, लेकिन वो नहीं जब सफल हो पाया तब वो भाग करके भारत आया। और भारत आकर के उसने क्या किया? भारत आकर के उसने सिखों के राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों से मदद मांगी। सिखों के राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों से मदद मांगी कि आप लोग मुझे मदद करके मुझे अफगानिस्तान का शासक बनाओ, आप लोग मुझे मदद करके अफगानिस्तान का शासक बनाओ। और इसलिए इनसे मदद प्राप्त करने के लालच में ही, या इनसे मदद प्राप्त करने के उद्देश्य के कारण शाह शुजा ने क्या किया था? शाह शुजा ने वो कोहिनूर हीरा, ध्यान देना शब्द पे, शाह शुजा ने वो कोहिनूर हीरा जो नादिर शाह लूट के ले गया था दिल्ली से, वो कोहिनूर हीरा इसके हाथ में आ गया था। और वो कोहिनूर हीरा ये ला करके रणजीत सिंह को दे दिया। वो कोहिनूर हीरा
रणजीत सिंह को ला करके दे दिया। और रणजीत सिंह को जब उसने दे दिया, जब रणजीत सिंह को उसने दे दिया तो वो कोहिनूर हीरा जो ईरान चला गया था, वो वापस फिर से भारत आ गया, है ना। तो जो शाह शुजा था वो अफगानिस्तान का शासक था। ये अहमद शाह अब्दाली के ही वंश का था। शाह शुजा जो था ना, वो हेमंत, वो अहमद शाह अब्दाली का वंशज था। हाँ बिल्कुल सबरीन, बिल्कुल एकदम सही बात है कि बहुत सारे छात्र, क्योंकि यदि बुक पढ़ने से चीज़ें क्लियर होती ना तो हर कोई बुक पढ़ करके क्लियर कर लेता, लेकिन बहुत सारी बातें बुक में ऐसी होती है, ऐसी उलझी होती हैं कि वो खुद से पढ़ने पे समझ में नहीं आता कि भाई कहानी क्या है, यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है, क्या संदर्भ है। तो इसने क्या किया, कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को दे दिया, वही कोहिनूर हीरा जो नादिर शाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को करनाल के युद्ध में पराजित करने के बाद दिल्ली से शाहजहां का सिंहासन, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लूट के अपने देश ईरान लेके गया था। और वही कोहिनूर हीरा शाह शुजा के पास आ गया था, क्योंकि अफगानिस्तान के शासकों के पास था, क्योंकि नादिर शाह के बाद वो अहमद शाह अब्दाली के पास आ गया। अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान में अपना राज्य स्थापित किया था, और जो शाह शुजा था वो अहमद शाह अब्दाली का ही वंशज था। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे कि वो कोहिनूर हीरा ला करके रणजीत सिंह को दे दिया। शाह शुजा ने वो कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को क्यों दे दिया, क्योंकि वो चाहता था कि रणजीत सिंह उसकी मदद करें। अच्छा, शाह शुजा को अंग्रेजों से ज्यादा रणजीत सिंह पे विश्वास था कि रणजीत सिंह यदि हमें मदद करेंगे तो हम फिर से अफगानिस्तान का शासक बन पाएंगे, यदि रणजीत सिंह हमारी मदद करेंगे तो हम फिर से अफगानिस्तान के शासक बन पाएंगे। इसलिए शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दे दिया। यदि उसको अंग्रेजों पर ज्यादा विश्वास होता तो शायद अंग्रेजों को ऑकलैंड को दे देता, लेकिन उसने ऑकलैंड को नहीं दिया, बल्कि रणजीत सिंह को दिया, क्योंकि रणजीत सिंह पर उसको ज्यादा विश्वास था कि रणजीत सिंह हमारी मदद करेंगे और हमें अफगानिस्तान का शासक बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या, इस संधि को क्रियान्वित करने से पहले ही 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। तो यह संधि क्रियान्वित तो नहीं हो पाई, लेकिन इस संधि का एक फायदा यह हुआ कि कोहिनूर हीरा जो नादिर शाह लूट कर ईरान ले गया था, वो कोहिनूर हीरा फिर से भारत आ गया। यह फायदा हुआ कि वो कोहिनूर हीरा फिर से भारत आ गया। क्लियर है बात। तो इस तरह से आप देखना कि जो कोहिनूर हीरा नादिर शाह 1739 में करनाल के युद्ध को जीतने के बाद दिल्ली से लूट के ले गया था, वो कोहिनूर हीरा शाह शुजा के द्वारा फिर से भारत लाया गया। और किसके पास कोहिनूर हीरा आ गया, सिखों के महाराजा रणजीत सिंह के पास आ गया। तो ये वाला जो कहानी है ना, इसको मैं बोल के लिखा देता हूं आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा सारा का सारा पॉइंट, और ये त्रिपक्षीय संधि का पूरा मामला भी क्लियर हो जाएगा, और रणजीत सिंह की मृत्यु की बात भी क्लियर हो जाएगी। फिर रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए उसकी बात करेंगे, और फिर दोनों आंग्ल मैसूर युद्ध की बात, दोनों आंग्ल सिख युद्ध की बात करेंगे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, कि उसके अंतर्गत कौन कौन से युद्ध हुए, कौन सी संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ, उसका पूरा जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम हम लोग देख लेंगे। तो चलें, लिख लें। इतना बना लिया ना सभी लोगों ने। इतना बना लेने के बाद अब आपको लिखना है अफगानिस्तान का भगोड़ा शासक शाह शुजा पुनः अफगानिस्तान का शासक बनना चाहता था, क्योंकि उसके राज्य पर दोस्त मोहम्मद ने अधिकार कर लिया था। दोस्त मोहम्मद ने अधिकार कर लिया था। इसीलिए शाह शुजा ने रणजीत सिंह और अंग्रेजों के साथ संधि किया। और इसी संधि के अंतर्गत शाह शुजा ने
और इसी संधि के अंतर्गत शाहसूजा ने कोहिनूर हीरा, और इसी संधि के अंतर्गत शाहसूजा ने कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को दे दिया। कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को दे दिया। नहीं, ये दूसरा है, ये वो नहीं है, है ना, ये वो नहीं है, वो तो कर्नाटक का था, ये तो अफगानिस्तान का है, ये तो अफगानिस्तान का है, वो तो कर्नाटक का था ना, तो कर्नाटक और अफगानिस्तान का अंतर नहीं है ना, अंतर है, वो अफगानिस्तान का ये है, वो कर्नाटक का नवाब था दोस्त मोहम्मद, है ना, और ये अफगानिस्तान का शासक है दोस्त मोहम्मद, है ना, तो एक ही नाम तो एक से अधिक लोगों का हो सकता है ना, लिखना। इसलिए कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को दे दिया, कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को दे दिया। किंतु यह संधि क्रियान्वित होने से पहले ही 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में किंतु यह संधि क्रियान्वित होने से पहले ही 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। देखना, रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। तो ये पॉइंट को भी आपने देख लिया कि इसीलिए ये संधि क्रियान्वित नहीं हो पाई थी, रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। तो ये त्रिपक्षीय संधि थी। त्रिपक्षीय संधि का जो पॉइंट था उसको मैंने क्लियर कर दिया कि इसमें क्या हुआ, शाहसूजा ने अंग्रेजों और रणजीत सिंह से मदद प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय संधि किया। इसी त्रिपक्षीय संधि के अंतर्गत रणजीत सिंह को खुश करने के लिए उसने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया। तो इस संधि का सबसे बड़ा फायदा ये, जो भारत से ईरान चला गया था वो अब फिर से भारत आ गया और वो सिखों के राजा रणजीत सिंह के पास आ गया, सिखों के राजा रणजीत सिंह के पास आ गया, सिखों के राजा रणजीत सिंह के पास आ गया। हाँ, हो गया क्लियर। तो आप देखो यहां पर जो पॉइंट है उसको मैंने आपको बता दिया कि रणजीत सिंह के साथ उसने संधि कर ली और उसके बाद, है ना, रणजीत सिंह के साथ और ब्रिटिश गवर्नर जनरल के साथ उसने संधि की थी, लेकिन ये संधि क्रियान्वित नहीं हुई क्योंकि 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। तो ये त्रिपक्षीय संधि की बात कर लिया। और इस तरह से रणजीत सिंह की मृत्यु कब हो गई, 1839 ईस्वी में। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि रणजीत सिंह का जो कार्यकाल होगा वो कहां से कहां तक होगा, 1792 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक रणजीत सिंह ने शासन किया था। सबसे पहले 1792 में वो सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने थे। 1792 में अपने पिता महासिंह के मृत्यु के बाद सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने और धीरे धीरे सुकरचकिया मिसल जो एक छोटा राज्य था उसको बढ़ाते बढ़ाते एक सिख साम्राज्य की स्थापना कर ली, एक सिख साम्राज्य की स्थापना कर ली और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर ली। वो तो अंग्रेजों के द्वारा उनका कारवां नहीं रोका जाता तो सिखों का साम्राज्य बहुत बड़ा होता, लेकिन अंग्रेजों ने उनके विजय रथ को रोक दिया। खास तौर से अमृतसर की संधि के द्वारा उनका विजय अभियान जो लगातार आगे बढ़ रहा था उसको अंग्रेजों के द्वारा ब्रेक लगा दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा रोक दिया गया। तो चलो ये पॉइंट भी हम लोग का बन गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट ले लो, रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी, देखो रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी। अब रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी के अंतर्गत उनके रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों का कार्यकाल कितना होगा, केवल 10 वर्ष का होगा। 1839 ईस्वी से 1849 ईस्वी तक, केवल 10 वर्ष। यानी रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद, ध्यान देना, शब्दों पे ध्यान देना, रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद महज 10 वर्ष में
रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद महज 10 वर्ष में सिख राज्य समाप्त हो गया। सिख राज्य समाप्त हो गया, यानी रणजीत सिंह का एक भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं निकला। और महज 10 वर्ष के अंदर रणजीत सिंह की मृत्यु 39 में हो रही है और सिख राज्य पूरी तरह से खत्म कब हो जाएगा? 1849 में। यानी कि रणजीत सिंह के 4 उत्तराधिकारी मिलकर के केवल 10 वर्ष शासन किए थे। 4 उत्तराधिकारी मिलकर केवल 10 वर्ष शासन किए थे और उसमें से एक भी योग्य नहीं निकला। एक भी योग्य निकला होता तो शायद रणजीत सिंह का साम्राज्य कुछ और लंबा चल पाता। लेकिन महज 10 वर्ष के अंदर क्या हुआ? महज 10 वर्ष के अंदर सिखों का राज्य खत्म हो गया। तो कौन कौन बना था देखना? खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। शेर सिंह और दिलीप सिंह, देखना, शेर सिंह और दिलीप सिंह। खड़क सिंह कब से कब तक शासन किए? 1839 से 1840 तक शासन किए। फिर नौनिहाल सिंह 1840 से 1840 केवल कुछ माह तक शासन किए थे। इनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। शेर सिंह 1840 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। शेर सिंह का जो शासनकाल था वो 1840 से 1843 तक था। और दिलीप सिंह का जो कार्यकाल था वो 1843 ईस्वी से 1849 ईस्वी तक। 1843 ईस्वी से 1849 ईस्वी तक दिलीप सिंह का कार्यकाल था, दिलीप सिंह का शासनकाल था। देखो, दिलीप सिंह का शासनकाल था। तो यहां पर आप देख लो, यहां पर भी ये पॉइंट मैं ले लेता हूं कि भाई कब से कौन शासन किया। और दिलीप सिंह ये सिखों के अंतिम राजा थे। ये सिखों के अंतिम राजा थे। दिलीप सिंह सिखों के अंतिम राजा थे। और दिलीप सिंह के समय में ही सिखों को पराजित करके डलहौजी ने क्या किया था? डलहौजी ने सिख राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। सिख राज्य की विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। हाँ, आज भी 1.5 घंटे क्लास है ना, और 1.5 घंटे की क्लास समझ में आती नहीं भाई, है ना। लगता है कि क्लास शुरू नहीं हुई कि खत्म हो गई। कम से कम 2 घंटा क्लास रहता है तो लगता है कि थोड़ा चलो आज कुछ पोर्शन कवर हो गया, है ना, आज कुछ पोर्शन कवर हो गया। लेकिन 1.5 घंटा तो पता ही नहीं चलता है। हाँ, ये चारों ना, अब ना हेमंत ध्यान रखना, ये चारों रणजीत सिंह के पुत्र थे। खड़क सिंह रणजीत सिंह के पुत्र थे, नौनिहाल सिंह रणजीत सिंह के पुत्र थे, शेर सिंह रणजीत सिंह के पुत्र थे और दिलीप सिंह रणजीत सिंह के पुत्र थे। चारों दिलीप सिंह के पुत्र थे, ठीक है ना। तो यहां पर देखना, खड़क सिंह शासक बने। खड़क सिंह की 1 साल के अंदर मृत्यु हो गई। नौनिहाल सिंह की मृत्यु एक दुर्घटना के कारण हुई थी। हाँ, खड़क सिंह रणजीत सिंह के पुत्र थे। खड़क सिंह रणजीत सिंह के पुत्र थे, नौनिहाल सिंह भी, शेर सिंह भी और दिलीप सिंह भी। दिलीप सिंह रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। दिलीप सिंह रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। देख लो, सबसे छोटे ये रणजीत सिंह के दिलीप सिंह रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। तो चारों उनके पुत्र, क्योंकि 10 साल शासन किया। देखो,
केवल 10 साल ही शासन के, 10 साल के शासन में चारों के चारों खत्म हो गए। तो दिलीप सिंह खत्म तो नहीं हुए, लेकिन दिलीप सिंह के राज्य को डलहौजी ने हड़प लिया, है ना। तो अब इसी के अंतर्गत आप देखना कि इनके बीच में सत्ता का संघर्ष भी हुआ, लेकिन वो कोई खास चीज नहीं है। अब यहाँ पे हमको दिलीप सिंह के बारे में जानना है कि दिलीप सिंह के शासन काल में ही 2 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। दिलीप सिंह के शासन काल में 2 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये दोनों की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, किसकी कहानी? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, है ना। तो चलो अब यहां पर हम लोग अब इस वाले खंड को देख लेते हैं। अब हम 2 पॉइंट को आपके सामने लेने जा रहे हैं, है ना। हाँ, नवनिहाल सिंह खड़क सिंह के पुत्र थे। एक इसमें केवल एक व्यक्ति है जो नवनिहाल सिंह, वो खड़क सिंह के पुत्र हैं। और शेर सिंह भी रणजीत सिंह के पुत्र थे, और दिलीप सिंह भी रणजीत सिंह के पुत्र थे। ये पॉइंट को आप ध्यान रखना, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं और ये प्रश्न बहुत क्लियर हमारा सही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि भाई कहां कहां से प्रश्न बन सकता है, क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो उसको यहां पर ध्यान में रखना होता है कि खड़क सिंह की मृत्यु 40 में हो गई थी, और उसी वर्ष उनके एक और पुत्र का, है ना, जो ये कहा जाता है कि जो पुत्र थे ना, जो रणजीत सिंह के 4 पुत्र थे, वो चारों पुत्रों में सबसे योग्य कौन था? तो नवनिहाल सिंह था। जरा इस वाले पॉइंट को एकदम क्लियर कर लेना कि इसमें जो चारों थे, मैं लिख देता हूं ताकि किसी को डाउट नहीं होगा, है ना, डाउट नहीं होगा किसी को। मैं मोटे मोटे शब्दों में लिख देता हूं, ये खड़क सिंह, नवनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह, ये चारों रणजीत सिंह के पुत्र थे। ये चारों रणजीत सिंह के पुत्र थे, और इनमें नवनिहाल सिंह रणजीत सिंह के सबसे योग्य पुत्र थे। किंतु एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अब किसी को डाउट नहीं हो रहा है ना? चलो, मैंने इसी डाउट को खत्म करने के लिए मैंने लिख दिया। जब आप लोग डाउट करते हो तो मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाता हूं, और ब्रह्मास्त्र क्या है? बोर्ड पे बड़े बड़े शब्दों में लिख दो भाई, है ना, कि जिसके पास 2 आंख हो चाहे 4 आंख हो, जिसको दिखाई देता हो चाहे लौकाई देता हो, सबको दिख जाएगा, और कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से आप देखोगे, ये चारों रणजीत सिंह के पुत्र थे, और इनमें नवनिहाल सिंह रणजीत सिंह के सबसे योग्य पुत्र थे। किंतु हाँ, नहीं, नवनिहाल सिंह खड़क सिंह के पुत्र नहीं थे, नवनिहाल सिंह रणजीत सिंह के पुत्र थे। वो किसी ने पूछा था तो उसको मैंने रिपीट किया था, है ना, कि क्या सर नवनिहाल सिंह खड़क सिंह के पुत्र थे? नहीं, नवनिहाल सिंह खड़क सिंह के पुत्र नहीं थे, नवनिहाल सिंह भी रणजीत सिंह के पुत्र थे। हाँ बिल्कुल, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह, है ना। कौन सा अलंकार है इसमें? कौन सा अलंकार है? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। हाँ, जिसको दिखाई दे रहा हो और चाहे जिसको लौकाई दे रहा हो, सबको दिखाई और लौकाई दे जाएगा कि सही बात क्या है और सही बात क्या नहीं है। चलो, क्लियर ना?
तो अब यहां पर देखना कि यहां पर मैंने ये पॉइंट जो था वो क्लियर कर दिया। अब मैं आपको केवल आपको दो आंग्ल सिख युद्ध पढ़ाऊंगा और इसी के साथ ये सिखों का इतिहास कंप्लीट भी हो जाएगा और हम लोग का सारा पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। तो अब चलो, अब जो दो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनुप्रास अलंकार है, बहुत अच्छा अनुप्रास अलंकार है ना, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलो तो अब यहां पर देखना, अब यहां पर जो अगला पॉइंट है उसकी मैं बात कर लेता हूं। दिलीप सिंह के कार्यकाल में दो आंग्ल सिख युद्ध हुआ। दिलीप सिंह के कार्यकाल में दो आंग्ल सिख युद्ध हुआ। देखो, दिलीप सिंह के कार्यकाल में दो आंग्ल सिख युद्ध हुआ। एक को बोलेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, और दूसरा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, है ना। और इसके अंतर्गत अब इसकी जो भूमिका है ना, इसकी जो भूमिका है वो भूमिका मैं आपको बताने वाला हूं कि दिलीप सिंह के कार्यकाल में दो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, तो वो प्रथम कब से कब तक हुआ था और द्वितीय कब से कब तक हुआ था। तो आप देखना, यहां 1845 ईस्वी से 1846 ईस्वी, 1845 से 1846 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। और जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो 1848 से ईस्वी से 1849 ईस्वी, 1848 से 1849 ईस्वी के मध्य हुआ था। ये पॉइंट इसके अंतर्गत देख लिया। अब हमें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में जानना है कि इसका क्या था, क्योंकि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का समापन एक संधि से हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का समापन एक संधि से हुआ था और उस संधि का नाम था लाहौर की संधि, जो 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुआ था। जो 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुआ था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का डेट मैंने आपके सामने रख दिया। अब इसी में से एक एक की बात हम लोग कर लेंगे कि भाई प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का समापन लाहौर की संधि से हुआ था। 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि हुई थी और लाहौर की संधि से, है ना, लाहौर के वो कहीं पे दिलीप सिंह लिखता है, कहीं पे दलीप सिंह लिखता है। ज्यादा अच्छा दिलीप सिंह है ना, कहीं कहीं पे दलीप भी लिखता है, बिल्कुल, लेकिन ज्यादा जो प्रचलित नाम है वो दिलीप सिंह नाम है। तो आप दिलीप सिंह लिखना, लेकिन दलीप सिंह भी यदि कोई लिखता है तो गलत नहीं है, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया है, कहीं पे दलीप लिख दिया है, कहीं पे दिलीप दिया है, ठीक है ना। चलो, तो अब यहां पर देखना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का कारण क्या था, है ना। यहां पर एक बात को ध्यान समझना, जब दिलीप सिंह शासक बने थे ना, दिलीप सिंह अल्पवयस्क थे, दिलीप सिंह अल्पवयस्क थे। इसलिए दिलीप सिंह अल्पवयस्क थे, इसलिए उनकी मां
उनकी मां रानी झिंडन, रानी झिंडन। अब देखना यहां पे भी दो नाम मिलता है, झिंडन भी मिलता है, जिंदन भी मिलता है। तो झिंडन भी ले सकते हो, जिंदन भी ले सकते हो, है ना। तो उनकी मां रानी झिंडन या जिंदन, जिंदन उनकी संरक्षिका बनी। उनकी संरक्षिका बनी। तो यहां पर यह ध्यान रखना कि जो सिखों के अंतिम राजा थे दिलीप सिंह, सिखों के अंतिम राजा दिलीप सिंह थे। तो सिखों के अंतिम राजा दिलीप सिंह जो थे वो अल्पवयस्क थे। जब वो शासक बने थे तो अल्पवयस्क थे, इसलिए दिलीप सिंह की मां रानी जिंदन या रानी झिंडन उनकी संरक्षिका बनी। लाल सिंह उनके वजीर बने यानी प्रधानमंत्री बने, और इस तरह से उनका शासन शुरू हुआ। हाँ, शासन शुरू हुआ। तो यहाँ पर रानी जिंदन या रानी झिंडन, कौर तो महिलाओं के, सिख महिला अपने नाम के साथ लगाती थी। जैसे सिख पुरुष अपने नाम के साथ सिंह लगाते हैं, उसी तरह से जो सिख महिला है वो अपने नाम के साथ कौर लगाती है। लेकिन जो मूल नाम था उनका रानी जिंदन या रानी झिंडन, है ना, रानी जिंदन या रानी झिंडन। तो इतनी बात को आप देखना, उनकी मां रानी झिंडन या रानी जिंदन उनकी संरक्षिका बनी। अब इसके बाद आप प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का कारण लिख लो। अब लिख लो इसका कारण क्या था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का कारण क्या था लिख लो, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में हुआ क्या ये लिख लो। फिर मैं आपको संधि की शर्तें लिखा देता हूं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का समापन लाहौर की संधि से हुआ था, और लाहौर की संधि की शर्तें क्या थी। तब हम आते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पर, और फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को पढ़ते हैं कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की कहानी क्या थी, है ना। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की कहानी क्या थी उसकी बात करते हैं। तो लिखना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का कारण लिखना है। तो आप अलग से हेडिंग दे सकते हो, आप अलग से हेडिंग, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, बना दिया चार्ट। अब आप अलग से हेडिंग दे सकते हो, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आप अलग से हेडिंग दे दो, और उसके बाद लिख लो, कारण लिख लो। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हेडिंग दे दो, और उसके बाद कारण लिख लो। लिखना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध रानी झिंडन की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। रानी झिंडन की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। रानी झिंडन की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध रानी झिंडन की महत्वाकांक्षा का परिणाम था, क्योंकि उस समय सिखों की खालसा सेना काफी शक्तिशाली हो चुकी थी। क्योंकि उस समय सिखों की खालसा सेना काफी शक्तिशाली हो चुकी थी। इसलिए रानी झिंडन और लाल सिंह तथा तेजा सिंह, रानी झिंडन और लाल सिंह तथा तेजा सिंह, लाल सिंह तथा तेजा सिंह, रानी झिंडन तथा लाल सिंह, ये मराठा, ये सिखों के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण पदों पर लोग थे। क्योंकि दिलीप सिंह तो अल्पवयस्क थे, तो इसलिए लाल सिंह जो थे वो अजीर थे, तेजा सिंह जो थे वो महत्वपूर्ण पद पे थे। तो ये सिख राज्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण पद पर थे लाल सिंह और दिलीप सिंह। लाल सिंह और दिलीप सिंह महत्वपूर्ण पद पर थे। लाल सिंह को रानी झिंडन का प्रेमी भी कहा जाता है, कई जगहों पर लिखा हुआ है। तो लाल सिंह जो थे वो वजीर थे, साम्राज्य के, सिख राज्य के वजीर थे, और तेजा सिंह जो थे वो महत्वपूर्ण पद पे थे। तो रानी झिंडन और लाल सिंह तथा तेजा सिंह की महत्वाकांक्षा के वजह से ये हुआ था। क्यों? क्योंकि खालसा सेना, जो सिखों की खालसा सेना थी, वो शक्तिशाली हो चुकी थी, और ये लोग नहीं चाहते थे कि खालसा सेना शक्तिशाली हो, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि खालसा सेना इन्हें पद से हटा के किसी और को राजा बना सकती है, इसलिए अपनी ही सेना को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। अब आप सोच सकते हो कि यदि कोई राज्य अपनी ही सेना को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों से लड़ाने का षड्यंत्र कर रहा है, तो उस राजा का बल्ले बल्ले, उस राजा का भगवान भी भला नहीं कर सकते। उस राजा का, उस राज्य का भगवान भी भला नहीं कर सकते, जो अपने ही सैनिकों को अंग्रेजों से लड़कर हारने के लिए मजबूर करे। किस लिए? ताकि वो कमजोर हो जाएं, ताकि उनकी सत्ता बनी रहे।
तो लिखो लिखो इसको, लिखा ना, उनकी महारानी झिंडन की महत्वाकांक्षा का परिणाम था, महत्वाकांक्षा का परिणाम था, क्योंकि लाल सिंह और तेजा सिंह ने सिख सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध उकसाया, क्योंकि लाल सिंह और तेजा सिंह ने सिख सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध उकसाया, अंग्रेजों के विरुद्ध उकसाया, जिसके परिणाम स्वरूप यह युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यह युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यह युद्ध हुआ। लिखना, आगे लिखना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान अंग्रेजों और सिखों में अंग्रेजों और सिखों में, लिखना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान अंग्रेजों और सिखों में, अंग्रेजों और सिखों में कुल 5 युद्ध हुए थे। कुल 5 युद्ध हुए थे। लिखना, मुदकी का युद्ध, मुदकी का युद्ध, मुदकी का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, बदोवल का युद्ध, आलीवाल का युद्ध, और 5वां सबराव का युद्ध, सबराव का युद्ध, सबराव का युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत अंग्रेजों और सिखों के मध्य कुल 5 युद्ध हुए थे, और जिस क्रम में हुए थे उसी क्रम में मैंने लिख दिया है। सन मैंने आपको नहीं लिखा कि ज्यादा आपको भार हो जाएगा, है ना, तो सन मैंने नहीं लिखा, लेकिन इसी क्रम में हुआ था। कभी कभी मान लो कालानुक्रम पूछ दे कि पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, तो ये 5 युद्ध का यही सीक्वेंस है, इन 5 युद्धों का यही सीक्वेंस है कि ये युद्ध कब हुए थे। 18 सितंबर 1845 को ये हुआ था, 18 सितंबर 1845 को ये पहला युद्ध हुआ था। 18 सितंबर 1845 को ये पहला युद्ध हुआ था, और उसके बाद आप देखोगे तो जो अंतिम युद्ध था, क्योंकि जो अंतिम युद्ध था ना, 5वां युद्ध था, वो सबसे निर्णायक युद्ध था। जो 5वां था वो सबसे निर्णायक युद्ध था। सबराव का युद्ध जो था वो सबसे निर्णायक था। 10 फरवरी 1846 को हुआ था। 10 फरवरी 1846 ईस्वी। तो पहला का डेट ले लो और अंतिम का डेट ले लो, लेकिन इसी सीक्वेंस में हुआ था। तो मुदकी का युद्ध 18 सितंबर 1845 को हुआ था। उसके बाद फिरोज शाह का युद्ध हुआ था, बदोवल का युद्ध हुआ था, और आलीवाल का युद्ध हुआ था। सबसे लास्ट में सबराव का युद्ध हुआ था, और सबराव का युद्ध सबसे निर्णायक युद्ध था, जिसमें सिखों की पराजय हुई थी, है ना, जिसमें सिखों की पराजय हुई थी। सबराव का युद्ध, ये यहां पे मैं लिख देता हूं, यह सबसे निर्णायक युद्ध था, यह सबसे निर्णायक युद्ध था। जिसमें सिख पराजित हुए। जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। देखो, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। और यहां पर एक मोटी लाइन लिखना है ना, एक मोटी लाइन लिखना है ना, एक मोटी लाइन लिखना। ठीक है ना। तो आप देखना यहां पर कि जो इसका पॉइंट है वो क्या है, यहां पर जो संदर्भ है वो क्या है। सबराव का युद्ध यह सबसे निर्णायक युद्ध था, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए, सिख बुरी तरह पराजित हुए। उसके बाद लिखना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में, लिखना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में, ये पॉइंट को अंडरलाइन करना जो मैं बोल रहा हूं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की पराजय
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की पराजय लाल सिंह और तेजा सिंह के विश्वासघात के कारण हुआ था। लाल सिंह और तेजा सिंह के विश्वासघात के कारण हुआ था। लाल सिंह और तेजा सिंह के विश्वासघात के कारण हुआ था। लाल सिंह और तेजा सिंह के विश्वासघात के कारण हुआ था। लाल सिंह और तेजा सिंह के विश्वासघात के कारण हुआ था। अंततः 20 फरवरी 1846 ईस्वी को अंततः 20 फरवरी 1846 ईस्वी को अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों तथा सिखों के मध्य 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 अंग्रेजों तथा सिखों के मध्य अंग्रेजों तथा सिखों के मध्य 9 मार्च 1846 ईस्वी को 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि हुई। 9 मार्च 1846 ईस्वी को 9 मार्च 1846 ईस्वी को 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि हुई। हाँ, ये पांचों युद्ध ना पंजाब में लड़े गए थे हेमंत। पंजाब में ही अलग अलग क्षेत्रों पे। मुदकी पंजाब में ही था। फिरोज शाह पंजाब में ही था। पंजाब में ही ये युद्ध लड़े गए थे। सबराव भी वहीं पर था। तो ये युद्ध पंजाब में ही लड़े गए थे, पांचों अलग अलग जगहों पे। और जिस जिस जगह पे लड़े गए थे उसका नाम है, किसी का नाम बदोवल है, किसी का नाम अलीवाल है, किसी का नाम सबराव है, किसी का नाम फिरोज शाह है ना। तो ये पांचों युद्ध जो थे वो पंजाब में लड़े गए थे। और इन युद्धों में अंग्रेजों की पराजय हुई थी। अंग्रेज कह रहे हैं, इन युद्धों में सिखों की पराजय हुई थी। और इसके बाद अब आपको क्या लिखना है? लाहौर की संधि की शर्तें। क्योंकि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का समापन किससे हुआ था? लाहौर की संधि। लाहौर की संधि। और लाहौर की संधि कब हुई थी? 9 मार्च 1846 ईस्वी। 9 मार्च 1846 ईस्वी को 9 मार्च 1846 ईस्वी को यह हुआ था। इस संधि की शर्तें निम्न थी। इस संधि की शर्तें निम्न थी। अब इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट लिखो। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। अब मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे लिख लो, ताकि ये संधि, क्योंकि लाहौर की संधि की शर्तों से प्रश्न आता है। लाहौर की संधि की शर्तों से प्रश्न कई बार आ चुका है, इसलिए यहां पर लिखना। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी। अब जरा लिखना इसकी संधि की शर्तें, है ना। संधि की शर्तें क्या थी? पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से पॉइंट बना करके इसको लिखना है। तो लिखना दिलीप सिंह को सतलज नदी के उस पार का दिलीप सिंह को सतलज नदी के उस पार का समस्त क्षेत्र दिलीप सिंह को सतलज नदी के उस पार का समस्त क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया गया। 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 दूसरा लिखना सिखों को युद्ध की क्षतिपूर्ति, सिखों पर युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में, सिखों पर युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में, सिखों पर युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। 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 अरे भाई, डेट वो इधर उधर होगा,
वो तमाम जगहों पे डेट अलग अलग होगा, इधर उधर होगा उसका उसके इसीलिए तो मैंने सारे का डेट नहीं लिखवाया। क्या लिखा? सिखों पर युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से सिखों ने 50 लाख रुपया नगद के रूप में दे दिया, जिसमें से सिखों ने 50 लाख रुपया नगद के रूप में दे दिया, 50 लाख रुपया नगद के रूप में दे दिया, यानी अपने कोष से नगद के रूप में दे दिया, और शेष के बदले ब्यास और सिंधु नदी के मध्य ब्यास और सिंधु नदी के मध्य के पहाड़ी क्षेत्र कश्मीर और हजारा का क्षेत्र दे दिया। पहाड़ी कश्मीर और हजारा का क्षेत्र दे दिया, कश्मीर और हजारा का क्षेत्र दे दिया, और शेष के बदले ब्यास और सिंध नदी के बीच के पहाड़ी का क्षेत्र कश्मीर और हजारा का क्षेत्र दे दिया, जिसे अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपया के बदले कश्मीर को गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया। 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 गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया। तीसरा पॉइंट लिखना। अभी मैं समझा देता हूं, सारे के सारे पॉइंट समझा देता हूं आपको। तीसरा लिखना, सिखों की सेना सीमित कर दी गई। सिखों की सेना सीमित कर दी गई। सिखों की सेना को सीमित कर दिया गया, सीमित कर दी गई। अब सिख 12,000 घुड़सवार सैनिक, अब सिख 12,000 घुड़सवार सैनिक और 20,000 पैदल सैनिक, अब सिख 12,000 घुड़सवार सैनिक और 20,000 पैदल सैनिक से ज्यादा सैनिक अपने पास नहीं रख सकते थे। 12,000 घुड़सवार सैनिक और 20,000 पैदल सैनिक से ज्यादा सैनिक अपने पास नहीं रख सकते थे। 20,000 पैदल सैनिक से ज्यादा सैनिक अपने पास नहीं रख सकते थे। चौथा लिखना, दिलीप सिंह को सिखों का महाराजा स्वीकार कर लिया गया। दिलीप सिंह को सिखों का महाराजा स्वीकार कर लिया गया। दिलीप सिंह को सिखों का महाराजा स्वीकार कर लिया गया। सिखों का महाराजा स्वीकार कर लिया गया। उनकी मां रानी झिंडन को उनकी संरक्षिका बना दिया गया। उनकी मां रानी झिंडन को उनकी संरक्षिका बना दिया गया। उनकी मां रानी झिंडन को उनकी संरक्षिका बना दिया गया। उनकी मां रानी झिंडन को उनकी संरक्षिका बना दिया गया और लाल सिंह को वजीर बना दिया गया। और लाल सिंह को वजीर का पद दे दिया गया। वजीर का मतलब प्रधानमंत्री। और लाल सिंह को वजीर का पद दे दिया गया। और लाल सिंह को वजीर का पद दे दिया गया। और एक पॉइंट लिखना, लाहौर में हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया। देखना, हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया। लाहौर में हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया। बस इतने पॉइंट आप जानोगे तो यदि लाहौर की संधि से प्रश्न आ रहा है तो वो गलत आपका नहीं होगा। अब मैं
लाहौर की संधि की सारी शर्तों को आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। लाहौर की सारी संधि की शर्तों को मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आपको कि आपने 5 संधि की शर्तें लिखी हैं, तो उसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट था। एक तो दिलीप सिंह ने सतलज नदी के उस पार के क्षेत्र पर से अपना दावा छोड़ दिया, यानी कि वो अंग्रेजों के पास चला गया। पहला पॉइंट आपने देखा। दूसरे पॉइंट में हमने क्या बताया? दूसरे पॉइंट में हमने आपको बताया कि इस युद्ध के लिए जिम्मेदार सिखों को माना गया। और वैसे भी आप जानते हो किसी युद्ध में जिसकी विजय प्राप्त होती है वो चाहे जो शर्तें रखना चाहे रख सकता है, पराजित राजा को उन शर्तों को मानना पड़ता है। तो यहां पर क्या किया इन लोगों ने? युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना सिख राज्य पर लगा दिया कि सिखों के कारण यह युद्ध हुआ था, इसलिए इस युद्ध की क्षतिपूर्ति सिखों को करना होगा। और सिखों को कितना करना पड़ेगा? 1.5 करोड़ रुपया। सिखों के राजकोष में 50 लाख था, सिखों ने 50 लाख अपने राजकोष से दे दिया नगद के रूप में, और 1 करोड़ के बदले सिखों ने कश्मीर और हजारा का क्षेत्र दे दिया। सिखों ने कश्मीर और हजारा का क्षेत्र दे दिया, और अंग्रेजों ने क्या किया? गुलाब सिंह को कश्मीर 1 करोड़ में बेच करके 1 करोड़ रुपया प्राप्त कर लिया। यानी अंग्रेजों को 1.5 करोड़ रुपया प्राप्त हो गया, जो युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में सिखों से उनको प्राप्त हुआ था। 50 लाख नगद मिल गया था, और 1 करोड़ के बदले उनको क्षेत्र मिल गया, कश्मीर और हजारा का क्षेत्र। और उसे अंग्रेजों ने क्या किया? उसे गुलाब सिंह के हाथों बेच करके 1 करोड़ रुपया प्राप्त कर लिया। यानी जो 1.5 करोड़ रुपया उनको मिलना था वो उनको मिल गया, उनको मिल गया। और अब देखो यही कंडीशन यहां पर थी। रानी झिंडन और लाल सिंह, बिल्कुल हेमंत, जो वो लोग चाहते थे वही हुआ, लेकिन वो अच्छा नहीं हुआ ना, क्योंकि अब आगे इन्हीं के साथ दुर्व्यवहार होने वाला है। बोलते हैं ना भाई कि भाई आप कुछ भी गलत करोगे तो उसका खामियाजा दूसरों को तो भुगतना पड़ेगा, खुद को भी भुगतना पड़ेगा। ये ब्रिटिश रेजिडेंट जो होते थे, वो जो पराजित राजा होता था ना, उसकी राजधानी में रहते थे, और उस राजा की गतिविधियों पर नजर रखते थे कि वो राजा किससे मिलता है, उससे कौन मिलने आता है, किससे संधि समझौता कर रहा है। यानी आप ये कह लो कि ब्रिटिश रेजिडेंट वो अधिकारी होता था जो पराजित राजा की राजधानी में रहता था, और उस राजा की सारी गतिविधियों की सूचना ब्रिटिश कंपनी को देता था। वो ब्रिटिश जो रेजिडेंट होता था वो एक अधिकारी होता था जो पराजित राजा की राजधानी में रखा जाता था। वही राजा उसका खर्च वहन करता था, लेकिन वो सारी सूचनाएं उस राज्य की ब्रिटिश कंपनी को देता था। तो इस तरह से हाँ, गुलाब सिंह ने ही कश्मीर को खरीदा था, इसलिए कश्मीर का फाउंडर भी गुलाब सिंह को माना जाता है कि गुलाब सिंह के द्वारा ही कश्मीर को खरीदा था। कितने में खरीदा गया था? 1 करोड़ में खरीदा गया था। उस परिवार से हरि सिंह का संबंध था। जो कश्मीर के अंतिम राजा हरि सिंह थे ना, वो उसी परिवार से संबंधित थे, गुलाब सिंह के परिवार से ही संबंधित थे। क्लियर ना? तो चलो अब यहां पर ये जो इनके पॉइंट है, उसके बाद मैंने क्या कहा कि सिखों की सेना सीमित कर दी गई। अब सिख केवल 12,000 घुड़सवार सैनिक अपने पास रख सकते थे और 20,000 पैदल सैनिक रख सकते थे, इससे ज्यादा नहीं रख सकते थे। इसका मतलब उनका खेल ही खत्म हो गया। अब 12,000 घुड़सवार और 20,000 सेना पर आपको फिक्स कर दिया गया, इससे ज्यादा आप सैनिक रखेंगे तो संधि का उल्लंघन माना जाएगा। इसका मतलब आपका खेल वैसे ही खत्म हो गया कि अब कोई भी बड़ा युद्ध आप नहीं जीत सकते, क्योंकि आपके पास सेना छोटी है। 12,000 घुड़सवार सैनिक और 20,000 पैदल सैनिक लेके आप कोई युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो एक तरह से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों ने सिखों का काम तमाम कर दिया, और जो रानी झिंडन और लाल सिंह की चाहत थी वो पूरा हो गया। और पूरा ही नहीं हुआ, अब अगला वार उन्हीं पर होने वाला है, रानी झिंडन और लाल सिंह पर होने वाला है। तो इस तरह से अब ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के मध्य हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध रानी झिंडन की महत्वाकांक्षा, लाल सिंह और तेजा सिंह की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। इन लोगों ने सिखों को युद्ध में क्यों झोंका? ताकि सिख सेना कमजोर हो सके, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं सत्ता से उनको बेदखल न कर दे। तो इसलिए अपनी ही सेना को लड़ा दिया, और लड़ाने का परिणाम क्या हुआ कि सिख सेना पराजित हुई और उन्हें लाहौर की संधि करनी पड़ी, और लाहौर की संधि से उनका सब कुछ खत्म हो गया। वो पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गए। अब उनकी जो स्वतंत्रता थी एक सिख राज्य के रूप में वो समाप्त हो गई। अब ये लोग अंग्रेजों के पेंशनर बन गए, ये हालत हो गई। अब आप हेडिंग दे दो, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध।
द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, और ये कब हुआ था? 1848 ईस्वी से 1849 ईस्वी। 1848 ईस्वी से 1849 ईस्वी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। उससे तुम्हारा क्या लेना देना है कि उनके बीच में अफेयर था कि नहीं था? बस आपको घटनाक्रम याद रखना है कि, है ना, घटनाक्रम याद रखना है कि भाई उनका जो घटनाक्रम था वो क्या था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में क्या हुआ था, ये बात को आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न ये थोड़े आएगा कि किसका किससे अफेयर था, है ना। प्रश्न ये आएगा कि लाहौर की संधि की शर्तें क्या थी, है ना, लाहौर की संधि की शर्तें क्या थी, और उन शर्तों को जानोगे तो प्रश्न आएगा कि कौन सी शर्तें थी और कौन सी शर्तें नहीं थी। तो वो आप जानोगे तो आपके काम का चीज होगा, वहां पे आप सही कर पाओगे। तो चलो, अब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, इस समय बंगाल का, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था, सॉरी हार्डिंग कर रहे, लॉर्ड डलहौजी था। देखना, लॉर्ड डलहौजी था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। और डलहौजी के बारे में आप जानते हो, डलहौजी की हड़प नीति, है ना, डलहौजी के बारे में आप जानते हो, डलहौजी की हड़प नीति। तो आप देखना कि यहां पर जो ये पूरा का पूरा संदर्भ था ना, उसकी बात मैं यहां पे कर रहा हूं कि इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी इस समय भारत का गवर्नर जनरल था, और इसी के समय में ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। कब से कब तक? 1848 से 1849 तक। अब जरा सीधे सीधे कारण लिख लो, सीधे सीधे आप कारण लिख लो, ताकि मैं उसको पूरा करूं, उसके पूरे खंड को लिखना, जरा कारण लिखना। क्योंकि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का समापन लाहौर की संधि से हुआ था। उसके बाद एक संधि भैरोवल की हुई थी। भैरोवल की संधि जो थी वो पूरक संधि थी, लेकिन उससे प्रश्न नहीं बनता है। हाँ, और प्रथम के समय में लॉर्ड हार्डिंग था। प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ना, उस समय लॉर्ड हार्डिंग था, क्योंकि हार्डिंग का कार्यकाल, है ना, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था, का कार्यकाल क्या था? 1844 से 1848। और डलहौजी का कार्यकाल क्या था? डलहौजी का कार्यकाल क्या था? 1848 से 1856 ईस्वी। अभी हम लोग इसके बाद कल से हम लोग गवर्नर जनरल का इतिहास पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सिखों को पढ़ाने के बाद ही मैं गवर्नर जनरल पे आता हूं, और गवर्नर जनरल का इतिहास कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो जो भी गवर्नर जनरल होंगे उनकी बात हम लोग कल से पढ़ेंगे। तो आप देखो यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल, इसीलिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में हुआ था, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो था वो डलहौजी के समय में हुआ था। इसी बात को मैंने लिखा था। तो अब आप कारण लिख लो जरा। तो अब जरा कारण लिखना, कारण लिखना, लिखना, लिखना। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लिखना। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का एक प्रमुख कारण प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की पराजय थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की पराजय थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की पराजय थी। और दूसरा कारण डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति थी। और दूसरा कारण डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति थी।
और दूसरा कारण डलहौजी की और दूसरा कारण डलहौजी की साम्राज्यवादी और दूसरा कारण डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति थी। दूसरा कारण डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति थी। लिख लिया ना। अंग्रेजों ने रानी झिंडन के साथ गलत व्यवहार किया। अंग्रेजों ने रानी झिंडन के साथ गलत व्यवहार किया। अंग्रेजों ने रानी झिंडन के साथ गलत व्यवहार किया और उनकी वार्षिक पेंशन जो 1.5 लाख रुपया वार्षिक थी और उनकी वार्षिक पेंशन जो 1.5 लाख रुपया थी और उनकी वार्षिक पेंशन जो 1.5 लाख रुपया थी उसे घटाकर 48,000 रुपया वार्षिक कर दिया। 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 यानी 1.5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन से घटा के 48,000 रुपया वार्षिक कर दिया। इतना ही नहीं, रानी झिंडन के आभूषण भी छीन लिए। इतना ही नहीं, रानी झिंडन के आभूषण भी छीन लिए। इतना ही नहीं, रानी झिंडन के आभूषण भी छीन लिए। आभूषण भी छीन लिए। इसके अलावा मुल्तान के गवर्नर मूलराज को मूलराज को अंग्रेजों द्वारा हटा दिया गया। जिसे सिखों ने अपना अपमान समझा। 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 जिसे सिखों ने अपना अपमान समझा और इसीलिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इन्हीं कारणों से लिखना, और इन्हीं कारणों से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। और इन्हीं कारणों से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ ना, उसको मैं आपको चार्ट में क्लियर कर देता हूं कि इसके अंतर्गत कुल जो युद्ध हुआ था वो 3 हुआ था। कुल मिलाकर के इसके अंतर्गत 3 युद्ध हुआ था। गुजरात का युद्ध हुआ था जिसको तोपों का युद्ध कहा जाता है। चिलियान वाला, गुजरात का युद्ध, गुजरात का युद्ध देखना। यानी कि जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ उसके अंतर्गत कुल 3 लड़ाइयां हुई थी, है ना। जो द्वितीय, है ना, मोहम्मद फैज, मैं आपको गवर्नर जनरल वाला कहानी कल बताऊंगा। पूरी कहानी अभी बताऊंगा तो उधर उलझ जाएगा। पूरी कल से मैं गवर्नर जनरल शुरू कर रहा हूं तो आपको बताऊंगा कि बंगाल का गवर्नर कौन होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होता था और भारत का गवर्नर जनरल कौन होता था। वो सारी कहानी मैं कल आपको बताऊंगा, सबको बताऊंगा, है ना। अभी आप इस टॉपिक को पूरा कर लें तब उस पर हम आते हैं कि भाई उसका क्या संदर्भ था, उसका क्या पॉइंट था। 22 नवंबर 48, देखना, है ना। ऐसे ऐसे ना, ऐसे आपको ना याद करने में ना काफी आसानी हो जाती है कि भाई कब कब हुआ। 13 जनवरी को हुआ था और 21 फरवरी को, यहाँ पर 21 फरवरी को ये हुआ था। 21 फरवरी 1849 ईस्वी, 21 फरवरी 1849 ईस्वी, है ना। और यहाँ पर देखना कि यहाँ पर जो ये युद्ध हुआ था ना इनके बीच में, इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था?
जनरल गाफ था, गाफ, जनरल गाफ था, और दूसरी तरफ सिख सेना थी, दूसरी तरफ सिख सेना थी। यहां पर भी यही हुआ, जनरल गाफ, जनरल गाफ और सिख सेना। परिणाम क्या हुआ इन युद्धों में? यह अनिर्णायक रहा। यह अनिर्णायक रहा, यानी कोई निर्णय नहीं हो पाया इस युद्ध में। इसमें अंग्रेजों को नुकसान हुआ। मतलब अंग्रेज पराजित नहीं हुए थे, उनको आर्थिक नुकसान हुआ इस युद्ध में। तो इसमें अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। मतलब ये भी अनिर्णायक था, इसमें भी फैसला नहीं हुआ था, और इसलिए यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया, अपना सेनापति चेंज कर दिया। जनरल गाफ को हटा करके अपना सेनापति किसको बना लिया? चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर को अपना सेनापति बनाया। चार्ल्स नेपियर, देखो चार्ल्स नेपियर। अब इसका सामना चार्ल्स नेपियर ने किया, और एक तरफ से सिख सेना, सिख सेना और चार्ल्स नेपियर के मध्य हुआ था। ये जो गुजरात का युद्ध है ना, इसको तोपों का युद्ध भी कहा जाता है, इसे तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। तो गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। ये प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में कि किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है, और इसमें यह निर्णायक युद्ध था। यह निर्णायक युद्ध था जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। देख लो, मैंने पूरा सेगमेंट ही बना। चिलियान वाला युद्ध, चिलियान वाला युद्ध है ना, ये सब रामनगर का युद्ध, चिलियान वाला युद्ध और गुजरात का युद्ध। गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। गुजरात के युद्ध को हाँ, अभी मैं ना उसको मैं सारी बात बताऊंगा, क्योंकि अभी बीच में उस पर आ जाऊंगा ना, तो बीच में वो इधर उधर हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि कल मैं गवर्नर जनरल वाला पॉइंट को आपको बताऊंगा। तो आप देखो, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, रामनगर का युद्ध, चिलियान। मैं साइड हो जाता हूँ जल्दी से, इसको आप बनाओ, जल्दी बनाओ इसको। रामनगर का युद्ध, चिलियान वाला युद्ध और गुजरात का युद्ध। गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध कहा गया। गुजरात के युद्ध को क्या कहा गया? तोपों का युद्ध कहा गया। गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध कहा गया। ठीक है ना। अब इसके बाद इसका जो रिजल्ट है ना, उस रिजल्ट को देख लो कि भाई इसका रिजल्ट क्या निकला। अब वो मैं आपको लिखा देता हूं, ताकि ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का जो मामला था वो भी क्लियर हो गया। तो केवल जरा 2-3 लाइन का पॉइंट है, 2-3 लाइन का जरा पॉइंट है, उसको लिख लो ताकि ये पूरा हो जाए हम लोग का। तो यह निर्णायक युद्ध था, है ना, यह निर्णायक युद्ध था जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। अब इसके बाद हुआ क्या? क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, है ना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद लाहौर की संधि हुई थी। तो ये स्वाभाविक रूप से दिमाग में आ रहा होगा ना सबके, ये स्वाभाविक रूप से दिमाग में आप सबके आ रहा होगा ना कि सर क्या द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद भी कोई संधि हुआ था क्या? तो ध्यान रखना कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद कोई संधि नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद कोई संधि नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि डलहौजी ने पंजाब राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया, पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो इसी को लिख लो, इसी को लिख लो ताकि वो पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो जाए। लिखना 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 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में लिखना, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में
द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और डलहौजी ने अंग्रेजों की विजय हुई और डलहौजी ने सिख राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। डलहौजी ने सिख राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और सिखों के राजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर ब्रिटेन पढ़ने के लिए भेज दिया। 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर ब्रिटेन पढ़ने के लिए भेज दिया और रानी झिंडन को भी उनके साथ ब्रिटेन भेज दिया। इसी समय डलहौजी को दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। इसी समय दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। इसी समय दिलीप सिंह से डलहौजी को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, जो ले जाकर ब्रिटेन की साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को दे दिया। और तब से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में ही है। और तब से आज तक कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में ही है। तो कोहिनूर हीरा की कहानी क्लियर हो गई। रणजीत सिंह को मिली थी कोहिनूर हीरा, रणजीत सिंह को दिया था, तो रणजीत सिंह के परिवार के पास वो कोहिनूर हीरा था। लेकिन जब दिलीप सिंह की पराजय हो गई, दिलीप सिंह अल्पवयस्क थे, उनको पढ़ने के लिए 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देके ब्रिटेन भेज दिया गया, तो उसी दिलीप सिंह से वो कोहिनूर हीरा डलहौजी को मिल गया और डलहौजी ले जाकर के ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को दे दिया। और विक्टोरिया ने क्या किया, उस समय तक वो कोहिनूर हीरा 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया था, तो उसने क्या किया, उसने 2 टुकड़े कोहिनूर हीरा के 2 टुकड़े में अपने मुकुट में लगवा दिया और 1 टुकड़ा म्यूजियम में रख दिया। तब से लेके आज तक कोहिनूर हीरा कहाँ है? तब से लेके आज तक कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में है। तो ये सिखों का जो पूरा इतिहास था वो मैंने आप सबको क्लियर कर दिया। सिखों का पूरा इतिहास मैंने आपको क्लियर कर दिया और कोहिनूर हीरा की कहानी भी क्लियर हो गई कि अंतिम बार कोहिनूर हीरा भारत से कब चला गया। 1849 ईस्वी में दिलीप सिंह से चला गया। किसने ले लिया? डलहौजी ने ले लिया और डलहौजी ब्रिटेन ले जाकर के उसको किसको दे दिया? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को दे दिया। तो इस तरह से आप देखो, यहां से जो संबंधित पॉइंट था वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। और फिर कल मिलते हैं और कल फिर आगे की कहानी आपको सुनाएंगे। गवर्नर जनरल का इतिहास कल सुनाएंगे कि गवर्नर जनरल का इतिहास क्या था। चलें, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।